हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्च का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मार्च 2023 में जितना भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पर मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन 15 मार्च विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट गेट्स इलेक्ट्रिक ट्रेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। हाल ही में 15 मार्च को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनें मिली हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय, असम, नागालैंड एंड सिक्किम। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है मेघालय। मेघालय को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनें मिली हैं और ये जो हमारा इंडियन रेलवे है उसको कार्बन न्यूट्रल करने की दिशा में ये एक अच्छा कदम है। और नॉर्थ ईस्ट में अभी तक किसी भी स्टेट को इलेक्ट्रिक ट्रेनें नहीं मिली थी, जिसको पहली बार मिली है वो है मेघालय। तो कार्बन न्यूट्रल करने की दिशा में ये इंडियन रेलवे का कदम है और होपफुली 2030 यानी 2030 तक इंडियन रेलवे को कार्बन फ्री कर दिया जाएगा। इसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट रीचिंग एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, मेघालय गेट्स इलेक्ट्रिक ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच एयरपोर्ट रीगेन्ड बैक वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट क्राउन फ्रॉम कतर। कौन सा एयरपोर्ट है जिसने वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट होने का ताज जो है वापस ले लिया है कतर से। आपको ऑप्शन दिए गए हैं चांगी, पहला यहाँ पर चांगी है, दूसरा है चार्ल्स डी गॉल और तीसरा है एंचियोन इंटरनेशनल और चौथा है हनेडा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्काई ट्रैक्स 2023 एयरपोर्ट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। पुस्तक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसके लेखक कौन हैं। ऑप्शन दिए गए हैं रचना बिस्वत रावत, मधुलिका रावत, अजीत डोभाल या फिर अर्चना बिस्वत रावत। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है रचना बिस्वत रावत। अगर ये सभी आंसर आपको आ रहे हैं तो आप अपना स्कोर काउंट करते हुए चलिए और लास्ट में बताइएगा मुझे कि कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनकी डिटेलिंग भी बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है जनरल बिपिन रावत, इंडिया फर्स्ट सीडीएस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन आर अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट टू अग्निवीर्स इन सीआईएसएफ। सीआईएसएफ में अग्निवीरों को सरकार द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है। तो ये आरक्षण है 10% का। हाल ही में जो अग्निपथ योजना आई है जिसमें अग्निवीरों को सेलेक्ट किया जाएगा, उसी के अंतर्गत सीआईएसएफ में अग्निवीरों को सरकार द्वारा 10% के आरक्षण की घोषणा की गई है। 5th नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूएस स्टडी बाय व्हिच ईयर इंडिया कैन अचीव एनर्जी सेल्फ रिलायंस। अमेरिकी अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 2047, 2048, 2049 या फिर 2050। तो ध्यान रहे कि ऊर्जा में आत्मनिर्भरता अकॉर्डिंग टू यूएस हम लोग 2047 यानी कि जब हमारा देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब हम एनर्जी के मामले में यानी एनर्जी में सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच इंडियन सिटी हैज़ रिसीव्ड ग्लोबल अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स। तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए किस भारतीय शहर को वैश्विक पुरस्कार मिला है। ऑप्शन दिए गए हैं बेंगलुरु, अमृतसर, हैदराबाद या फिर कोलकाता। यहाँ पर आप गेस भी कर सकते हैं, ये अवार्ड मिला है बेंगलुरु को। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज, रिसेंटली व्हिच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ। एससीओ जिसे हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे डिक्लेयर किया गया। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं काशी, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज। इनमें से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो काशी है जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं, इसको एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी डिक्लेयर किया गया है। रिसेंटली वाराणसी में ही एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें पर्यटन प्रशासन के जो एससीओ प्रमुख हैं उनकी बैठक आयोजित हुई और वहाँ पर
वाराणसी को ये कहा गया कि ये अब पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी होगी। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि अगर पूछा जाए एससीओ की जो अगली बैठक होगी वो कहाँ पर होगी, तो कजाकिस्तान में 2024 में इसकी अगली बैठक होगी। कहाँ पर होगी? कजाकिस्तान में। देखिए जो एससीओ है, अगर बात की जाए कि एससीओ क्या है, तो एससीओ एक तरीके का अंतर सरकारी संगठन है जिसे आप इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। और इसकी स्थापना की बात करी जाए तो एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। 15 जून 2001 में इसकी स्थापना होती है। और अगर बात की जाए कि इसमें कौन कौन से कंट्री हैं वर्तमान में, तो ध्यान से सुनिएगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इतने कंट्री हैं इसमें। कितने हुए? टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु इनैगुरेटेड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स और श्री अन्न। देखिए जो मिलेट्स है इसी श्री अन्न नाम दिया गया है। हाई फाइबर फूड फॉर पर्सनल ग्लोबल हेल्थ। बाजरा या श्री अन्न व्यक्तिगत वैश्विक स्वास्थ्य के लिए उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और आपको पता होगा कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कैप्टन शिवा चौहान, अभिलाषा बराक, कर्नल गीता राणा या फिर लॉन्स नायक मंजू। तो ये जो इमेज है आप देख सकते हैं, ये है कर्नल गीता राणा। और ये जो हैं अब पूर्वी लद्दाख में अग्रिम मोर्चे पर जो फील्ड वर्कशॉप को कमांड करेंगी, वो कमांड करने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। इसी के साथ साथ भारतीय सेना में कुछ अन्य महिलाओं का योगदान भी रहा। तो रिसेंट जो न्यूज़ आई हैं जो हमें जाननी चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कैप्टन शिवा चौहान को पहली महिला अफसर के रूप में सियाचिन में तैनात किया। वहीं मेजर अभिलाषा बराक जो हैं वो कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इनकी इमेज आपके सामने है, बट ऑप्शन में आपको चूज़ करना है पहचान करके कि ये कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं पुष्प कमल दहल, शेर बहादुर देवबा, रामचंद्र पौडेल या फिर रामवरण यादव। तो ये हैं रामचंद्र पौडेल, जिनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं साइड में बनी हुई है। और अगर बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल इंडिया का पड़ोसी देश है, हम सभी जानते हैं, और एशिया कॉन्टिनेंट में है। इसकी राजधानी जो है वो है काठमांडू, नेपाल की राजधानी। और नेपाल की करेंसी जो है नेपाली रुपया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, जिनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? पीआईबी की बात करें अगर, तो पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसे आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके जो नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम है राजेश मल्होत्रा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो रिसेंटली इन्होंने रिप्लेस किया है सत्येंद्र प्रकाश को। इसके पहले जो पीआईबी के निदेशक थे वो सत्येंद्र प्रकाश थे। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो रिसेंटली पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक राजेंद्र मल्होत्रा हैं, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो सत्येंद्र प्रकाश को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगर बात की जाए राजेश मल्होत्रा की, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं साइड में, ये ईसीआई में इंचार्ज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन भी रह चुके हैं। ईसीआई मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये इंचार्ज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन 21 सालों तक रहे हैं। तो बात की जाए अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की पीआईबी के बारे में, फुल फॉर्म आपको बताया प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना जो है 1919 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, मेघालय, केरल या फिर तमिलनाडु। तो ये ट्रॉफी जीती है कर्नाटक ने। कर्नाटक वर्सेस मेघालय हुआ था ये
कर्नाटक और मेघालय के बीच में आयोजन हुआ था फुटबॉल टूर्नामेंट का, जिसमें कर्नाटक ने जीत हासिल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीती है और इसका आयोजन हुआ था सऊदी अरब में। कौन सा संस्करण था? 76वां संस्करण था, 76th एडिशन था ये इस बार का फुटबॉल टूर्नामेंट का। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शंस दिए गए हैं यास्तिका भाटिया, रश्मि शुक्ला, रुचिरा कंबोज या फिर प्रमिला जयपाल। ये जो इमेज आप देख सकते हैं ये है रश्मि शुक्ला, जो कि बनी है सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक। बात करें अगर एसएसबी की, जिसका फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। देन आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 कब मनाया गया है? 4 मार्च, 1 मार्च, 2 मार्च या फिर 3 मार्च? तो याद रखेंगे 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाए कि पहला वन्य जीव दिवस कब मनाया गया था, तो 3 मार्च 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस बार की जो इसकी थीम है वो है पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देन क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 बाई सेंट्रल बैंकिंग, यानी कि सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम या फिर सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शक्तिकांत दास। अब यहाँ पर हमें जानना होगा आरबीआई के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये सेंट्रल बैंकिंग क्या होता है इसके बारे में, शक्तिकांत दास जी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमेज में बने हुए हैं ये हैं शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। शक्तिकांत दास दिसंबर 2018 में आरबीआई के 25वें गवर्नर बने थे और इनसे पहले रघुराम राजन थे। और ये जो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें मिला है, ये इनसे पहले वर्ष 2015 में रघुराम राजन जी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। अगर बात की जाए कि ये पुरस्कार कौन देता है, ये सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन है, जो कि पब्लिक पॉलिसी और फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई एक पब्लिकेशन कंपनी है। ये दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के कामकाज पर अपनी नज़र रखती है। अगर बात की जाए कि आरबीआई की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन से कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, तो हिल्टन यंग कमीशन, याद रखेंगे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। सीडी देशमुख जी आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका नेशनलाइजेशन यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए ये जो हम लोग रिलेटेड पॉइंट्स में चीज़ें पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और दिमाग में रखते हुए चलिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो तो मेन है ही, इसके साथ में जो उसका एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होता है उससे कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इन हुबली धारवाड़, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? आप देख सकते हैं इमेज में, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हुबली। अब ये किस स्टेट में पड़ता है हमें बताना है, तो ये पड़ता है कर्नाटक में। इसकी लंबाई जो है, अब भाई दुनिया का सबसे लंबा है तो लंबाई तो जाननी ज़रूरी है, 1507 मीटर की लंबाई है इसकी। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया 12 मार्च को। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिंगारूड स्वामी जी रेलवे स्टेशन ये भी कर दिया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। और इसके पहले जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन है ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म माना जाता था,
लेकिन अब उसके बाद इंडिया का ही दूसरा यानी कि जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसको वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म का दर्जा मिल गया है। इसकी लंबाई जो है, जो हमारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन है उसकी लंबाई 1366 मीटर है और जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसमें 8 प्लेटफॉर्म और 12 ट्रैक हैं। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी? किस शहर ने भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? नागपुर, आगरा, पटना और जोधपुर। तो ये नागपुर की बहुत ही अच्छी पहल है, भिखारी मुक्त शहर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज इन विच सिटी एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज सेट टू वेलकम विजिटर्स फ्रॉम मार्च 19? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च से खुलने के लिए तैयार है? ऑप्शंस दिए गए हैं कश्मीर, गुलमर्ग, शिमला या फिर पटनीटॉप। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है कश्मीर और ये 19 मार्च से खुल भी गया है ऑब्वियसली। अगर बात की जाए कि ये कहाँ पर है तो डल झील और जबरवन पहाड़ियों के बीच स्थित है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद द्वारा ट्यूलिप गार्डन खोला गया था। इसका उद्देश्य क्या है? कश्मीर में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। इस बगीचे में कुल 64 वैरायटी के फूल पाए जाते हैं। दुनिया का 80% ट्यूलिप नीदरलैंड में उगाया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।